सुबह सुबह सब जब नैना के मुंह पर पानी के छींटे पड़े तो वो हड़बड़ा गई और तुरंत अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। सामने देखा तो सासू माँ खड़ी हुई थी। अपने चेहरे से पानी पूछते हुए वो कुछ कहने ही वाली थी कि कमला देवी चिल्ला पड़ी, सूरज सर पर चढ़ गया है मगर तेरे उठने का समय नहीं हुआ। सासू माँ की गुस्से भरी आंखें देखी तो वो अंदर तक कांप गई। दिन पर दिन कमला देवी के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। वो तो ससुराल से तब भी परेशान थी जब से उसकी शादी कमला देवी के बेटे विराज से हुई थी। अत्याचार में कमला देवी की बेटी श्रेया भी पीछे नहीं थी। कमला देवी के पति का देहांत कुछ साल पहले बीमारी से हो गया था और अब घर की मुखिया कमला देवी ही थी। नैना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और दहेज में खूब सारा उनको सब मिला था। बस कमला देवी ने जरा भी देर नहीं लगाई और अपनी विराज का रिश्ता नैना से कर दिया। लेकिन वो शादी में विमला कमला देवी की मांग के अनुसार गाड़ी और एसी नहीं दे पाए थे, जिसके लिए उन्होंने शादी से पहले ही इनकार कर दिया था कि उनकी हैसियत गाड़ी और एसी देने की नहीं है। लेकिन कमला देवी ने सोचा, आखिर नैना इकलौती बेटी है, एक बार शादी हो गई तो किसी तरीके से गाड़ी और एसी तो हम ले ही लेंगे। लेकिन मैं ये रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इसके बाप का ये घर भी तो इसको ही मिलेगा ना। आखिर वो इकलौती जो है। इसी लालच में कमला देवी ने अपने ब्राज का रिश्ता नैना से कर दिया था। नैना के पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में खर्चा किया था और रस्म रिवाज अदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो कमला देवी की हर मांग पूरी करते रहे। सारे रिश्तेदारों का लेन देन और सबून कमला देवी के हिसाब से देते रहे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के लिए इंजीनियर दामाद जो मिल रहा था। उन्हें पता नहीं था कि शादी के बाद उनकी बेटी के साथ जो होने वाला है वो उनकी रातों की नींद भी छीन लेगा। शादी के 2 दिन बाद जब नैना ने बहुत खुशी से अपनी माँ से कहा, मम्मी सभी लोगों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया और मेरा अच्छे से स्वागत भी किया। मेरी ननद भी बहुत अच्छी है और बहुत मीठी बातें करती है। नैना से ससुराल की तारीफ सुनकर उसके माता पिता फिक्रमंद हो गए और उनकी बेटी एक सही घर में ब्याही गई है। अब उनकी चिंता खत्म हो गई थी। अपने घर में 2 दिन रहकर नैना विराज के साथ ससुराल वापस आ गई। आते समय उसके माता पिता ने सबके लिए बहुत सारे उपहार देकर भेजा था, जिसे देखकर कमला देवी और श्रेया फूले नहीं समा रहे थे। कमला देवी के लिए सोने के तार वाली साड़ी और श्रेया के लिए एक सोने का ब्रेसलेट भेजा था। कमला देवी को ये सब देखकर मन में सोच रही थी कि अभी इतना दे रहे हैं तो बाद में और कितना देंगे। इतने महंगे उपहार देखकर उनकी उम्मीदें नैना के पिता से बढ़ती ही जा रही थी और वो चाहती थी कि बस शादी के बाद जल्दी से नैना को बच्चा भी हो जाए, क्योंकि उनकी बेटी को जब बच्चा होगा तो उपहारों से मेरा घर ही भर जाएगा। ये लड़की वाले छुपाते हैं मगर इनके पास पैसा बहुत होता है। कमला देवी ने तो सोच लिया था कि वो किसी न किसी बहाने नैना से कोई ना कोई मांग करते रहेंगे, जैसे उसके घर से कुछ ना कुछ हमेशा आता ही रहे। लेकिन वो ये भी चाहती थी कि नैना घर का एक एक काम करे और उन्हें और उनकी बेटी को कुछ ना करना पड़े। नई नई बहू बनी नैना ने घर के सारे काम करने शुरू कर दिए थे। वो सबको रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाती थी, जिससे वो उन लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना सके। लेकिन तब भी श्रेया कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। लेकिन शादी के 1 महीना होते होते सबका व्यवहार बदल गया। नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो उन्हें खुश रखने की हर कोशिश कर रही थी। उसे हमेशा लगता था कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और इसी कारण सब उससे नाराज हैं। एक दिन सुबह 5:30 बजे उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, फिर घड़ी की ओर नजर आया तो सुबह के 5:30 बजे थे। उसने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो। ये उसकी सास की आवाज थी। इतनी आवाज होने के बाद भी विराज जाने कैसे सो रहा था। उसने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाजा खोला तो सास ने जोर से चीख कर कहा, ये क्या तेरी औकात देख के मायका, ससुराल में उठने का तरीका नहीं पता तुझे। क्या तेरी माँ ने सीधा करके नहीं भेजा था तुझे कि यहाँ बहुए सूरज उगने से पहले बिस्तर छोड़ देती हैं। घर में काम धरा है और तू रानी महारानी की तरह अभी भी खराटे मार रही है। नैना इससे शब्द सुनकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह क्या हो गया है। वो तो सुबह 6 बजे के आसपास उठ जाती थी। उसने गर्दन घुमाकर विराज की तरफ देखा, लेकिन विराज अब भी सो रहा था। उसने सोचा मम्मी को कोई गलतफहमी हो गई है, तो उसने कहा, मम्मी जी
मैं तो रोज ही 6 बजे उठती हूँ। तो कमला देवी ने कहा, अब से 6 बजे नहीं बल्कि 4 बजे उठना पड़ेगा। सामने वाली गुप्ता की बहू 4 बजे उठकर पूरा घर का काम निपटा देती है और तू अभी तक बिस्तर पर पसर कर पड़ी है। इतने में कमला देवी ने नैना का हाथ पकड़कर खींचा और किचन में धक्का दे दिया। चल काम पर लग जा और हिम्मत मत करना आज के बाद इतनी देर तक सोने की। चाय बना और कमरे में लेकर आ मेरे, समझी। कहकर कमला देवी अपने कमरे में चली गई। नैना की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी माँ के इतना चिल्लाने पर भी वो कैसे सोता रहा। वो अपने आंसू पूछकर चुपचाप किचन में झाड़ू लगाने लगी। जब वो चाय बनाकर सास के कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि उसकी ननद सिया अभी भी रजाई में दुबकी हुई है। नैना को ख्याल आ गया कि आखिर सुबह उठने का सारा बोझ सिर्फ बहू पर ही क्यों डाला जाता है। श्रेया भी तो उसी छत के नीचे रहती है, वही घर वही जिम्मेदारियां। फिर भी सास की नजरों में उसका सोना कभी गुस्ताखी नहीं लगता। लेकिन नैना कुछ नहीं कह सकती थी। शादी को अभी 1.5 महीना ही हुआ था और हर बात उसकी आवाज घुट जाती थी। इसी तरह कमला देवी का अत्याचार दिन पर दिन उसके गले पर कसती रस्सी की तरह बढ़ने लगा। गर्मी का मौसम आ चुका था और नैना जब सारे काम निपटाकर 1 मिनट को भी बैठती उसकी पीठ से पसीना बहता रहता। विराज ऑफिस से लौटता तो पसीने से तर होता और नैना उसे नहाने को बोलती तो वो ताना मारता, काश घर भी में भी ऑफिस जैसी ठंडी हवा मिलती, काश कोई एसी होता। ये सब नैना के दिल में ऐसे धस जाते जैसे किसी ने उसके बाप की गरीबी पर कोड़ा मार दिया हो। एसी उनके बजट में नहीं था, ये बात उसके पापा ने पहले ही कह दी थी। कमला देवी और विराज ने देखा कि नैना चुप है, बस सह रही है, तो कमला देवी ने अत्याचार की हदें और बढ़ा दी और एक दिन हद हो गई। और एक दिन जब सुबह सुबह सोती हुई नैना के मुंह पर पानी के छींटे पड़े तो वो हड़बड़ा गई और तुरंत अपने बिस्तर से खड़ी हो गई। सामने देखा तो सासू माँ खड़ी थी। अपने चेहरे से पानी पूछते हुए वो कुछ कहने ही वाली थी कि कमला देवी चिल्ला पड़ी, सूरज सर पर चढ़ गया मगर तेरे उठने का समय नहीं हुआ। सासू माँ की गुस्से भरी आंखें देखी तो वो कांप कर रह गई। दिन पर दिन कमला देवी के अत्याचार की हदें बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब वो उसकी मंगाई कैसी एसी मांगना चाहते थे जिसके लिए अब वो रोज नैना को घेर कर कड़वे शब्दों से छलनी करती थी। बेचारा मेरा विराज पूरा दिन ऑफिस में जान खपा कर आता है और यहाँ एक ढंग की हवा भी नहीं मिलती उसे। तेरे बाप की औकात एक एसी खरीदने की भी नहीं थी। कितनी बदनसीबी है कि मेरा बेटा इन फटेहाल लोगों के चक्कर में फंस गया। और कोई लड़की होती तो ट्रक भरकर दहेज लेकर आती और घर में रखने की जगह भी नहीं होती। बेचारी नैना सुन सुनकर चुप रहती क्योंकि जानती थी कि अब पिता की हैसियत में एसी नहीं है। कमला देवी हर वक्त ताने बरसाती रहती जैसे कोई जहर की नदी बह रही हो। श्रेया अपने सारे छोटे छोटे काम भी नैना पर थोप देती और मना करने पर इतना हंगामा करती कि घर की दीवारें तक कांप जाए। नैना विराज से कुछ कहने की कोशिश करती तो वो भी गुस्से में बोल देता, वो मेरी बहन है, उसका ख्याल रखना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। खबरदार जो उसके किसी काम को मना किया। नैना चार चार काम एक साथ करती रहती और फिर भी किसी को संतोष नहीं होता। गर्मी इतनी बढ़ी हुई थी कि उसको सांस तक लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी कमला देवी उसे जानबूझकर धूप में कपड़े धोने भेज देती। एक बार नैना उस तपती धूप में बेहोश होकर आंगन में गिर पड़ी। ये दृश्य पड़ोस की कांता देवी ने अपनी छत से देख लिया। उसने कई बार आवाज लगाई लेकिन घर के अंदर किसी को कोई परवाह नहीं थी। जैसा नैना इंसान है को एक बोझ हो। आखिरकार वो दौड़ कर आई और बेहोश नैना को उठाकर सोफे पर लिटाते हुए बोली, इतनी तेज धूप में इससे काम क्यों करवाती हो? ये लड़की बेहोश पड़ी है और तुम्हें जरा भी खबर नहीं। इस पर कमला देवी का चेहरा और भी विषैला हो गया। ये कोई रानी महारानी नहीं है कि इसे छांव में बैठा कर रखें। कपड़े तो बाहर ही धुलेंगे ना, इसके कारण अब क्या कपड़े भी घर के अंदर ही धो लें? और इतनी गर्मी से इतनी दिक्कत है तो अपने बाप से कहकर एसी लगवा ले, फिर वहीं बैठ जाया करे जहां से दहेज की आड़ में नाटक करके आई है ना। नैना होश में आ चुकी थी और उसने हर शब्द सुना जैसे किसी ने उसके दिल पर जलता हुआ लोहे का डंड रख दिया हो। तभी उसके पिताजी का फोन आया। श्रेया ने ताना देकर फोन उसके हाथ में देते हुए कहा, लो महारानी, तुम्हारे पापा का फोन है, बता देना कि कैसे धूप में बेहाल होकर गिर गई थी तुम। शायद
तुम पर और तरस खाकर वो एसी भेज दे। नैना ने भीगी आंखों से श्रेया की ओर देखा तो उसका मजाक उड़ाते हुए वो हंस रही थी। तो कांता देवी ने डांटा, अपनी भाभी से इस तरह बोलते हो? ये पूरा घर संभालती है अकेले, मगर तुम्हें इसके बदले कोई और बहू मिलती तो 2 दिन में तेरी हकीकत बता देती। कांता देवी तो कहकर चली गई, लेकिन नैना के पिता का फोन नहीं उठाया। वो जानती थी कि उसकी आवाज़ सुनते ही उसके पिताजी का दिल टूट जाएगा। वो चुपचाप उठी और फिर से कपड़े सुखाने चली गई। शाम को जब विराज लौट आया तो उसने बताया कि ऑफिस की तरफ से उसे इनाम मिलने वाला है। कंपनी के टर्न ओवर में उसको योगदान की वजह से ये सुनते ही कमला देवी ने कहा, तू रोज थक कर आता है, एसी अपने कमरे में ही लगवा ले, कम से कम रात तो इंसान की तरह सो सकेगा। और सच में एसी विराज के कमरे में लग गया। लेकिन यहाँ भी कमला देवी ने चालाकी दिखाई। रात को वो नैना को अपने कमरे में सोने के लिए बोलती थी और दिन भर माँ बेटी उसके कमरे में बैठकर ठंडी हवा खाती रही। और उस समय भी नैना एसी के होते हुए भी बाहर सोए पर गर्मी में तिल तिल जलती रहती थी। जब पसीना उसके चेहरे से टपकता और वो पंखा चलाती तो कमला देवी तीर जैसी आवाज में बोल उठती, अकेले बैठकर पंखा झोंक रही है? अरे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? अंदर आकर क्यों नहीं बैठती हो? अब अंदर क्यों बैठेगी? हम माँ बेटी जो बैठे हुए हैं तेरे कमरे में, कहीं की अमीर जादी है, हमें देखना भी पसंद नहीं करती है। इन जहरीले शब्दों ने नैना की रूह तक हिला दी थी। वो रो पड़ी तो कमला देवी ने आंखें तराकर कहा, ये आंसू किसी और के लिए बचा कर रखना, यहाँ ये तेरा नाटक नहीं चलेगा, चल अंदर। कुछ देर बाद नैना उठकर अंदर आई, लेकिन बेड पर तो माँ बेटी फैलकर बैठी थी। उसे जमीन पर चटाई बिछानी पड़ी। ऐसे ही ठंडी हवा उसकी थकी देह को पहली बार राहत दे रही थी और कुछ देर में वो उसी चटाई पर सो गई। पर अचानक उसे घुटन महसूस हुई। वो पसीने से तर थी। उसने देखा एसी बंद, पंखा बंद और माँ बेटी कहीं गायब। दोनों उसका दिल एक ही बार में टूट गया। दोनों माँ बेटी सब बंद करके चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई थी। वो पंखा चालू करना चाहती थी पर उसकी उंगलियों में भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर था कि अगर उसने पंखे की हवा भी मांग ली तो शायद कमला देवी उसकी सांसें तक रोक देगी। शाम का समय था। नैना पूरे दिन के कामों से थकी हुई थी, पसीने से तरबतर। विराज ऑफिस से आया तो नैना ने धीरे से कहा, विराज, आपकी माँ और श्रेया मुझे हर बात पर ताने देती हैं, मैं अकेली क्या क्या संभालूं, मैं अब थक चुकी हूँ। विराज ने झुंझुलाकर बैग फेंका और बोला, ये नाटक रोज रोज बंद कर। माँ और श्रेया तेरी जिंदगी खराब करने नहीं बैठी हैं, तेरी आदत ही ऐसी है। जो वही लोग तेरी आंखों में खटक रही हैं। अरे हर बात पर शिकायत करने बैठ जाती है तू। पति को इस तरह बोलते देखकर नैना का दिल बिखर गया। उसने संयम होकर कहा, मैं फिक्र नहीं मांगती, बस थोड़ी इंसानियत ही दिखा दे। वो मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। ये सुनते ही विराज तमतमा गया। बस हरकतें तो तेरी बढ़ती जा रही हैं और तेरी वजह से घर का माहौल भी खराब होता जा रहा है। ये कहकर विराज ने नैना के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर गिर पड़ी और उसका सर जमीन में इतनी जोर से लगा कि एक पल को उसे चक्कर आ गया। लेकिन तभी कमला देवी कमरे में दाखिल हुई, चेहरे पर गुस्से की आग लेकर बोली, अभी अभी मेरा बेटा ऑफिस से आया है और तू इसे ताने सुनाने लगी। खुद सारा दिन एसी में बैठकर हमें ही दोष देती है। मेरी बेटी से मेरी शिकायत करती है तू। चक्कर आने के कारण नैना के मुंह से शब्द निकलते हुए नहीं बने। माँ जी, मैं एसी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑन करती हूँ, मगर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। कमला देवी गुर्राकर बोली, तेरी औकात क्या है एसी चलाने की? तेरे बाप ने दहेज में दी थी क्या? पड़ोस की बहुएं ट्रक ट्रक भर भर कर दहेज लाती हैं और तू एक ठीक ठाक सामान भी नहीं लेकर आई अपने साथ। ये सुनकर तो नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे, पर इस बार उसकी आवाज कांपी नहीं। मम्मी जी, मेरे पापा सरकारी क्लर्क हैं, उन्होंने अपनी जान लगा दी थी मेरी शादी में, इतना भी क्या कम था जो आप रोज मुझे ताने देती हैं, मेरे परिवार का अपमान करती हैं। नैना को जवाब देते देखकर कमला देवी ने तुरंत उसके बाल कसकर पकड़ लिए और खींचते हुए आंखें निकाल कर बोली, तेरे बाप की हैसियत ही कम थी, मगर लालच ज्यादा। इंजीनियर दामाद का जी भरकर फायदा उठाया तेरे बाप ने, इतना सा दहेज देकर एहसान कर दिया है जैसे, अरे ऐसा दामाद नाक पर दिया, वो भी ढूंढते हुए नहीं मिलता। तुम लोगों ने तो हमको भी लूट लिया।
कहते कहते कमला देवी अपने उसके बाल खींचती रही और वो दर्द से तड़पती रही। फिर विराज ने भी उसका गला पकड़कर तीखी आवाज में कहा, और ये मेरी माँ की बहन की शिकायत करना बंद कर दो। अगर यहाँ रहना है तो उनकी बात माननी पड़ेगी तुझे। गला कसकर पकड़े जाने से अब नैना को बहुत दर्द हो रहा था और लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें बंद हो रही हैं, मगर विराज का हाथ अड़ता ही जा रहा था। नैना की आंखें बाहर आधे देखकर विराज ने गला झटके से छोड़ दिया और कमरे से बाहर निकल गया। दोनों माँ बेटे चले गए तो नैना काफी देर तक सांस लेने की कोशिश करती रही। आज तो जान जैसे जाते जाते ही बची हुई थी उसकी। वो तड़प रही थी और चुपचाप रो रही थी, बस भीतर ही भीतर अकेली टूटती जा रही थी। सुबह सुबह कमला देवी पूरे घर में चिल्लाती घूम रही थी, नैना ओ नैना, अरे कहाँ मर गई? झाड़ू पोछा अभी तक नहीं हुआ? विराज कमरे से निकला, लेकिन मम्मी वो कमरे में है नहीं। कमला देवी के चेहरे पर पसीना छलक आया। क्या? कहाँ गई? कहीं मायके तो नहीं भाग गई? विराज ने हंसते हुए कहा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। आधी बात आधी रात को रो पड़ती है। घर में अफरा तफरी फैल गई, सब उसे ढूंढने लगे। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खुलते ही कमला देवी पीछे हट गई। सामने पुलिस खड़ी हुई थी और उसके पीछे नैना अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आपके यहाँ से घरेलू उत्पीड़न की शिकायत आई है। शिकायत आपकी बहू नैना ने की है। ये सुनकर तो माँ बेटे के होश उड़ गए और श्रेया भी फटी आंखों से अपनी भाभी को देखने लगी, जिसकी आवाज सुनाई नहीं देती थी। आज उसने ऐसा काम कर डाला। नैना आगे बढ़कर सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर साहब, यही हैं दोनों माँ बेटे जिन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। क्यों सासू माँ, बहुत बाल खींचने का शौक था ना? अब पुलिस का अत्याचार बर्दाश्त करना। जो तुमने मेरे साथ किया है वो तुम्हारे साथ अब जेल में होगा। ये सुनकर तो विराज एकदम से हड़बड़ा गया। नैना, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। नैना ने उसे घूरते हुए कहा, पति? जो अपनी पत्नी की बात सुनने से पहले उस पर शक करे, जिसकी नजर में पत्नी सिर्फ काम करने वाली मशीन हो, क्या ऐसा रिश्ता मुझे बचाना चाहिए? पुलिस देखकर घबराती हुई कमला देवी उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। बेटा, गलती हो गई हमसे, तू घर तोड़ देगी तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन नैना ने उनकी एक नहीं सुनी और गुस्से से दहाड़ कर बोली, जब मुझे रोज मारते थे, अपमानित करते थे, जब समाज याद नहीं आया, जब मेरा मजाक उड़ाते थी कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तब इज्जत याद थी? श्रेया कुछ बोलने आई, पर नैना ने उसे भी तीखा जवाब दिया, तुझे एसी की हवा खाने का बहुत शौक है ना, अब हवालात की हवा खाना। कमला देवी रोते हुए बोली, बहू, दहेज की बात तो हर किसी के घर में चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस को ही बुला लो। नैना ने कड़क स्वर में कहा, तो अब जेल में बैठकर अपने दहेज की लिस्ट बनाती रहना मम्मी जी, वहां समय बहुत मिलेगा आपको। जब सास बोल सकती है तो बहू भी बोल सकती है, इसका मतलब ये तो नहीं बहू का गला घोट दो। विराज रोते हुए बोला, नैना प्लीज, हमें एक मौका दे दो। नैना ने थोड़ा ठहर कर कहा, मुझे एक इंसान की तरह जीने का अधिकार चाहिए था, मगर तुम लोगों ने मुझे इंसान ही नहीं समझा। मैं भी मौका नहीं दूंगी। उसने पुलिस से कहा, सर, इन्हें ले जाइए, दहेज और उत्पीड़न दोनों का मामला दर्ज कीजिए। पुलिस तीनों विराज, कमला देवी और उसकी ननंद श्रेया को थाने ले गई। नैना ने घर को आखिरी बार देखा, एक लंबी सांस ली, भारी सांस ली और अपने माता पिता के साथ अपने मायके लौट गई और फिर कभी ससुराल लौटकर नहीं आई।